हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हमारा नया चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नीट के एग्ज़ाम में जो सवाल अब तक आ चुके हैं और उन सवालों में से वो सवाल जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स या सेम वही क्वेश्चन या कोई भी ऐसी बात जो वहाँ से पूछी जा सकती है, उन सबको मैंने फाइंड आउट करके इस वीडियो में शामिल किया है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि लाइन ही है, मिशन एमबीबीएस, ये सवाल मिस मत करना। तो सच में ये सवाल मिस मत करना। आइए बिना आपका समय खर्च किए हुए सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? सवाल ये है लैकोपेरॉन का, जिसको दिया था जैकब एंड मॉलिड ने। आप सब लोग जानते हैं कि लैकोपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन इन्वॉल्व होते हैं, जेड, वाई, ए। जेड आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वाई परमीज बनाएगा और ए ट्रांसएस्टाइलेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए किसमें, लैक वाई जीन में। अब अगर लैक वाई जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, तो अब वाई से कुछ नहीं बनेगा, ए से भी कुछ नहीं बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जेड सी बनी हुई चीज़ आपको मिलेगी, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ऑप्शन चेक करते हैं, लैक्टोज परमीज जी नहीं, ट्रांसएस्टाइलेज जी नहीं, ऑप्शन 4 बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम shows an important concept in the genetic implication of DNA. Fill in the blanks पूछ रहे हैं। DNA से कह रहे हैं mRNA बन रहा है, mRNA से प्रोटीन बन रहा है और प्रोटीन, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं प्रपोज्ड बाय, किसने दिया? आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेंटर डाग्मा है। दूसरा सेंटर डाग्मा गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और आप जानते हैं कि डीएनए से जब डीएनए बनने की बात होती है तो इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। जब डीएनए से हम आरएनए बनने की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनने की बात होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो जी हाँ, ध्यान दें, ये आपका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ए इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ए ट्रांसक्रिप्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, सॉरी देख लेना, ये आपका कट गया और ये भी आपका कट गया। तो देख लेते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आरएनए से प्रोटीन बनते वक्त क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ठीक है। अब फर्स्ट एंड थर्ड गया, तो एक आप ट्रांसक्रिप्शन चेक करिए, बी आपका ट्रांसलेशन है और सी दिया किसने? फ्रांसिस क्रिक। तो यस, सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें आपसे और करनी है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ये सेंटर डाग्मा है। एक और भी कॉन्सेप्ट है, रिवर्स सेंटर डाग्मा, जिसको टेमन एंड बाल्टीमोर ने दिया था। टेमनिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं और इसको टेमन बाल्टीमोर ने दिया था क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को डिस्कवर किया था उन्होंने, जिसमें हम आरएनए से डीएनए बनाने की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो उस पर भी सवाल पूछा जाता है, कुछ वायरसेस में ऐसा होता है। ये कई चीज़ें हमने डिस्कस करी। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, डीएनए से डीएनए बनना पूछ सकते हैं, डीएनए से आरएनए बनना अलग से पूछ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। किसने दिया? तो क्रिक साहब ने दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेंटर डाग्मा में हम सारी बातें, जितने भी प्रॉबिलिटीज़ है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या बन सकता है और ये पूछा कब गया वो आपके सामने है। तो इसका आंसर सेकेंड। कोशिश हमारी यही होगी कि सारे सवाल जो बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस किया जाए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is required as inducer for the expression of lactoperon? अब देखिए, फिर वही बात, लैकोपेरॉन किसने दिया? जैकब मॉलिड ने दिया। अब लैकोपेरॉन में 2 वर्ड हैं, एक तो लैक है। लैक का मतलब यहाँ पे क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो लैकोपेरॉन में लैक का मतलब है, ये लैक्टोज को रिप्रेजेंट करता है। एक बात ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंड्यूसर। जब आपने लैकोपेरॉन पढ़ा होगा तो लैकोपेरॉन में एक चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब ध्यान देना है कि जो लैक्टोज है
ये लैक्टोज जब आके जुड़ता है, ठीक है, जो आइजिन बनाएगा, प्रेशर प्रोटीन बनाता है, उसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका जो लैकोपेरॉन है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा? हाँ जी, क्या आपको कमेंट करना है, ऑन होगा कि ऑफ होगा? फिलहाल यहाँ पे सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेशन के लिए लैकोपेरॉन में कौन इन्वॉल्व होगा? तो लैक्टोज। अब ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको खुद देखना होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम लिमिट भी है। एक चीज़ और, लैक्टोज के साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है, एलोलैक्टोज। ये भी ऑप्शन में कल को पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों बातें आपको नोट करनी है, लैक्टोज भी हो सकता है ऑप्शन में, एलोलैक्टोज भी हो सकता है। दोनों में अगर चूज करना हो एक ऑप्शन तो एलोलैक्टोज। अब एक सवाल और भी पूछते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जब लैक्टोज की प्रेजेंस होगी तो ही आपका ये ऑन होगा, ठीक है। जैसे कि डिग्रेडेशन की बात होगी, जिसमें हम ब्रेकडाउन की बात कर पाएंगे। लैक्टोज नहीं होगा तो चीज़ें ऑन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ऑन ऑफ के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रेगमेंट यूज्ड टू एलोंगेट। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ध्यान रखिएगा। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, डीएनए है, यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो मान लीजिए एक स्टैंड आपका है, जो टेम्पलेट बेसिकली आप मान लेते हैं 3 to 5। अब 3 to 5 को हम लीडिंग स्टैंड बोलेंगे, और ये जो इधर 5 to 3 है ये लैगिंग स्टैंड होगा। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए एप्लीकेशन है बेसिकली वो सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो जब इस स्टैंड पे हम कराएंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जब दूसरे स्टैंड पे कराएंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। थोड़ा सा ओपन करेंगे, थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा। तो जो लैगिंग स्टैंड बन रहा है, जो टुकड़ों में बन रहा है, इसे हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को कल को हम इनको बेसिकली डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब सवाल क्या पूछ रहा है वो देखते हैं कि द लीडिंग स्टैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। जो लीडिंग स्टैंड है ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन। अब सवाल पूछ रहे हैं कि ओकाज़की फ्रेगमेंट किस पे बनेगा। तो पहले से क्लियर है कि ओकाज़की फ्रेगमेंट कहाँ बनेगा, लैगिंग पे। तो ये ऑप्शन गया, दूसरा लीडिंग में ये भी ऑप्शन गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, लैगिंग स्टैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क या लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। अब आप देखिए जो डीएनए बन रहा है ये इस रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे है, टुवर्ड्स है, अवे है, ठीक है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और अवे की वजह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 4th ऑप्शन हो गया। काफ़ी अच्छा सवाल है, यहाँ पे वो कुछ भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, तो इस सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिए। एक बात और, जो डीएनए एप्लीकेशन में एंजाइम इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? तो यस, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एंड इट ऑलवेज वर्क्स इन 5 to 3 डायरेक्शन। याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अगर ये 3 to 5 में भी काम कर रहा होता तो इस सिस्टम के होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA should be most abundant in animal cell, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है? अब देखिए यहाँ पे सब कुछ मेंशन भी है, तो rRNA, tRNA, mRNA या miRNA। देखिए rRNA सबसे ज़्यादा है, tRNA उससे कम है और mRNA उससे कम है। यहाँ पे एक ऑर्डर और भी है, ये अबंडेंस का ऑर्डर तो है ही है, ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा कोई अगर है तो कौन है? rRNA। प्लीज़ ये सवाल फिर दोबारा रिपीट हो सकता है, ये जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं कोई भी सवाल आ सकता है, उसके आसपास की बात आ सकती है, मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ देयर आर 999 बेसिस, ठीक है, कह रहे हैं कि 999 बेसिस हैं इन एन RNA दैट कोड फॉर ए प्रोटीन, जो कि कोड कर रहे हैं प्रोटीन को 333 अमीनो एसिड। अब सवाल फिर से, ये 999 बेसिस हैं एक RNA में 999, और ये कोड कर रहे हैं 333 अमीनो एसिड्स, ठीक है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। 3 बेसिस एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, बेसिकली ऐसा समझते हैं। कह रहे हैं कि पोजीशन 901 को डिलीट कर दिया गया। अब सवाल ये फंसता है कि यहाँ पे हुआ क्या, ये जो पूरी 999 बेसिस थे, मान लीजिए 1 से लेकर के, और ये 901 और इधर 999, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ, ये बात हो गई, ठीक।
कह रहे 901 को डिलीट कर दिया, यानी 901 को जब डिलीट किया तो 900 जो हैं वो इंटैक्ट हैं, और अगर 900 इंटैक्ट हैं तो 300 अमीनो एसिड्स एज सच रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। 901 को अगर डिलीट कर रहे हैं तो आगे के जो 99 हैं इनमें समस्या आएगी। आपने पढ़ा होगा जिस पॉइंट पे सिंगल बेस को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या डिलीट करा रहे हैं तो वहां के आगे का रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, तो ये 99 का रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। तो अगर इनका बदल जाएगा तो 33 अमीनो एसिड्स का भी रीडिंग फ्रेम बदल जाएगा। ठीक है, अब सवाल पड़ता है, कह रहे हाउ मेनी कोडॉन विल बी अल्टर्ड। अब आप खुद समझिएगा, अगर ये 99 बेसिस हैं तो 33 कोडॉन होंगे और 33 अमीनो एसिड की बात करेंगे, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 33 को चेंज झेलना पड़ेगा। आंसर शुड बी थर्ड, करेक्ट। ओके, चलिए अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ, व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ mRNA प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस ऑफ DNA। ठीक है, अब ये आपके पास DNA दिया हुआ है और DNA मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये DNA बेसिकली ऐसे, ये आपका DNA है, एक आपका 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। आप जानते हैं जो 3 to 5 है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं और जो 5 to 3 है उसे हम कोडिंग कहते हैं। और एक बात क्लियर होनी चाहिए कि टेम्पलेट को देख के भी हम RNA बना सकते हैं और कोडिंग को देख के भी हम RNA बना सकते हैं, दोनों का अलग अलग तरीका है। अगर आप कोडिंग से बनाना चाहते हैं, कोडिंग से डायरेक्टली बना सकते हैं। उसमें खास बात ध्यान रखिएगा कि जहां जहां आपके पास T है RNA बनाते समय, वहां वहां आपको बस U लिख देना है, आपका RNA बन जाएगा। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ऐसा चेक करते हैं जी। मैं फिर से कह रहा हूं, कोडिंग स्टैंड से अगर आप बना रहे हैं, जहां जहां T है वहां वहां U रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, इसीलिए इसको कोडिंग कहा जाता है। डायरेक्शन जो रहेगी पहले वही बात में। ये शॉर्ट ट्रिक है, यहां पे देखिएगा T है तो अब T है तो सबसे पहले आपको ढूंढना है 5 to 3 डायरेक्शन। ये दो चीजें तो खत्म हो गई, अब बचता है कि कैसे करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, UACZ। अब देखिए ये वाला 5 नंबर वाला, एक ये है एक ये है। अब यहाँ पे A कह रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि जहां T है वहां क्या आ जाएगा, U, दैट इज अगेन U। फिर अगेन A कांस्टेंट रहेगा, C कांस्टेंट रहेगा, Z कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर T के जगह पे अगेन U, तो UACZ। यहाँ पे क्या लिखा है, TACZ, TACZ, TACZ और TAC। तो UACZ अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो UACZ आ जाएगा, फिर UACZ, अगेन UACZ एंड देन UAC। मैंने सिंपल भाषा में, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, खूब पूछा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया है, उसके पिछले साल भी पूछा गया है, उसके पिछले साल भी पूछा गया है। तो आंसर इसका क्या होगा, 7 का सेकंड। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। अगर आप टेम्पलेट से करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को ध्यान, कॉम्प्लीमेंट्री को रूल को फॉलो करना होगा। अगर आप कोडिंग से करते हैं तो जहां T है वहां U रख दीजिए, डायरेक्शन सेम रखिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। देखिए जेनेटिक कोड के अगर आप साइलेंट फीचर देखते हैं, जेनेटिक कोड सबसे पहली बात ये ट्रिपलेट होते हैं। दूसरा डिजेनरेट होते हैं। डिजेनरेट का क्या मतलब है, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो मोर देन 1 कोडॉन से कोड होते हैं। नियरली क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। अनएम्बिगुअस होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक अमीनो एसिड को एक ही कोडॉन आके कोड करेगा। ये बात सही है, नहीं, एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, दैट्स द पॉइंट, स्पेसिफिक। और कंटिन्यूअस होते हैं, कोई ओवरलैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे दो चीज का ध्यान रखना है, एक डिजेनरेसी और एक अनएम्बिग्यूटी, ये दोनों भी चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं कह रहा हूं एक अमीनो एसिड ढेर सारे कोडॉन से कोड हो सकता है, और दूसरी जगह मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक है, यानी एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, फिर वो दूसरे को नहीं करने जाएगा। ऐसा नहीं होगा एक ही कोडॉन है और कई अमीनो एसिड को जाके कोड करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग करें, ये भी गलत है। अगेन एम्बिगुअस नहीं है सर, नॉन एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, डिजेनरेट है, नॉन ओवरलैपिंग है और नॉन एम्बिगुअस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। देखिए जब बात ट्रांसक्रिप्शन की होती है
तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए से हम किसके बनने की बात कर रहे हैं, आरएनए की। ये छोटा सा सवाल है बट आना चाहिए, ठीक है। एक बात। दूसरा, यहाँ पे एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। इसको भी लिखते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके साथ भी एक खासियत है, ये भी सिर्फ और सिर्फ किस दिशा में काम करता है, 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, ओनली वन डायरेक्शन ये काम करेगा, 5 to 3। अब दो चीजें, इनिशिएशन में आपको याद रखना है कि सिग्मा फैक्टर काम करता है, और टर्मिनेशन में रो फैक्टर काम करता है। अच्छा, रो भी बोलते हैं हंसने के लिए, तो रो फैक्टर ये भी काम करता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज खुद सिर्फ एलॉन्गेशन करता है, और इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज, टर्मिनेशन में रो फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आंसर जी, आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, if the distance between two consecutive bases pair is 0.34 nanometer, 0.35 nanometer, the total number of base pair of DNA double helix in a typical mammalian cell is इतना, ठीक है। दो सवाल आपके पास है, नंबर ऑफ बेसेस कितने दिए हैं, ये शायद आपसे पूछ रहा है। अच्छा, लेंथ ऑफ डीएनए पूछा, ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ बेसेस मेंशन कितना, 6.6 इंटू 10⁹। मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको डीएनए की लेंथ जाननी है, ये फार्मूला जो मैंने पहले लिख रखा है आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। डीएनए लेंथ पूछेंगे तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ बेसिस लेंथ दिया हो और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पर, आप जानते हैं दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अगर वो दिया है तो जनरली आपको पता ही होता है कि क्या होता है, 0.34 नैनोमीटर। और अगर आप लेंथ दे के बेसिस पूछ सकते हैं या बेसिस दे के लेंथ पूछ सकते हैं, फिक्स है, सवाल आता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब नंबर ऑफ बेसिस दिया हुआ है, कितना दिया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁹। अब चूंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में है, लेंथ जो है वो मीटर में है, तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर क्या दिया है 0.34 नैनोमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10⁻⁹ हो जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, -9 और +9 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लगभग 2.2 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 2.2 मीटर आ जाएगा। चेक करो, ये सवाल एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यस 11, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, 2020 में पूछा गया और जल्दबाजी में लोग आंसर इसमें लगा देते हैं। तो क्या डीएनए लाइगेज होगा, जी नहीं, डीएनए हेलिकेज होगा या डीएनए पॉलीमरेज होगा या आरएनए पॉलीमरेज होगा, सवाल है। अगर आपसे पूछा जाता द नेम एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन पूछा जाता तो उस दौरान आप आंसर करते डीएनए हेलिकेज, ठीक है। लेकिन यहां पे आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पूछिए, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बता दीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी जब हम डीएनए से आरएनए बनने की बात कर रहे हैं उस समय बात हो रही है, तो भैया उस समय यहां आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे याद रखिएगा, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2020 में पूछा गया था, ठीक है। आंसर इज आरएनए पॉलीमरेज। ये तब होता जब आपसे रेप्लिकेशन के बारे में पूछ रहा होता। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आइए चेक करते हैं। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, बिल्कुल। हिस्टोन ऑक्टेमर की बात करते हैं, आप ऑक्टेमर की बात करते हैं। एक बात हम आपको यही बता दें और मौका मिला है, यहां पे जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन,
हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सबसे खास बात, ये बेसिक है। दूसरी बात, ये दो अमीनो एसिड जिसमें हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इतने प्रकार के आपके पास हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके दो दो कॉपी होती हैं और ये एप्टोमर बनाते हैं और ये लिंकर डीएनए को जोड़ के रखता है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ये, अच्छा चूंकि आपसे क्या पूछा गया, रॉन्ग, तो ये तो सही है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, जी नहीं, ये बेसिक होता है, बेसिक, तो ये ही आंसर आपका हो जाएगा। बट और ऑप्शन पढ़ेंगे। हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड, ये खूब पूछा गया है, कई बार सवाल में आया है, कई बार नीट में पूछा गया है। हिस्टोन आर पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ठीक है। एक सवाल और पूछते हैं, हिस्टोन डीएनए के चारों तरफ है या डीएनए हिस्टोन के चारों तरफ है? तो याद रखिएगा, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप करता है कौन? नेगेटिवली चार्ज डीएनए। ये भी सवाल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये ऑक्टामर बना करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि इन कैपिंग मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड ऑफ एचएनआरएनए। नहीं सर, ये 3' नहीं, ये 5' होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस भी किया था। द कोडिंग स्टैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एमआरएनए। अब सवाल है कि कोडिंग स्टैंड कॉपी होता है कि टेम्पलेट स्टैंड कॉपी होता है? तो जी बॉस, कोडिंग स्टैंड नहीं, टेम्पलेट स्टैंड कॉपी होता है। कौन सा? टेम्पलेट, जो 5 to 3 डायरेक्शन नहीं, 3 to 5 वाला होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, जी नहीं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। तो जी हाँ, सेकेंड आंसर हो जाएगा, जैसा कि मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। आप सब लोग जानते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो बेसिस है इस जेनेटिक मैपिंग, जीन मैपिंग जिसे आप बोलते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जी हाँ, जिसमें हम दो लोगों के डीएनए को पहचान पाते हैं आसानी से, मतलब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, और किसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल याद रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं, सिंपली पूछ लेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ उसमें जेनेटिक मैपिंग ऑप्शन में रहेगा या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑप्शन में रहेगा, दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी में जब आप इसको पढ़ रहे हो तो सैटेलाइट डीएनए ऑप्शन याद रखिए, सैटेलाइट डीएनए को भी पढ़ लीजिएगा, VNTR भी पढ़ लीजिएगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। शॉर्ट टेंडम रिपीट तो जनरली नहीं आता है, तो VNTR याद रखिएगा, रिपीटेटिव डीएनए याद रखिएगा, सैटेलाइट डीएनए याद रखिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन। अगला 15 नंबर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगन एज। अच्छा देखिए, अब आप कह रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन ऑफ mRNA की बात कर रहे हैं, mRNA से प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, mRNA टू प्रोटीन, उसमें कह रहे हैं कब शुरू होगा। तो देखिए दो चीज़ें, एक फर्स्ट फेज पूछते हैं जिसमें हम चार्जिंग ऑफ tRNA की बात करें, वो फर्स्ट फेज है, और यहाँ कह रहे हैं शुरू कब होगा। तो शुरू तब होता है जब स्मॉल सब यूनिट, आपने पूरी प्रोसेस पढ़ी होगी, जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जा करके mRNA से जुड़ता है, तब प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत होती है। तो बोथ द सब यूनिट ज्वाइन, नहीं सर, ये सीधे आपको ये बात याद ही रखनी होगी, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। लार्जर सब यूनिट इनकाउंटर नहीं करेगी mRNA से, स्मॉलर सब यूनिट इनकाउंटर करती है, यानी उसके साथ जुड़ती है। अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है, प्लीज याद रखें। और ट्रांसलेशन में दो बात का विशेष ध्यान रखें, चार्जिंग ऑफ tRNA वो फर्स्ट फेज है, और ये जब शुरू करना होता है तब की बात है। क्वेश्चन नंबर 16, जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, सही बात है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जी नहीं, इनएक्टिव। और ये डार्क होता है, डेंसली पैक्ड होता है। अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा ये डेंसली पैक्ड है, तो ये आपका गलत हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। अभी हमने पीछे किसी ऑप्शन में किसी सवाल में ये बात डिस्कस भी किया था, तो ए भी सही है, सी भी सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन, ये बात डिस्कस हुई पीछे, ये भी सही है।
ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। 400 बेस पेयर नहीं सर, 200 बेस पेयर। कितने? 200 बेस पेयर होते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ACD। कोई है? यस, फोर्थ ACD करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 डन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे 10 इकोलाई विद 15N। अच्छा, 10 इकोलाई है, 10 इकोलाई है, 15 ऐसा इनके पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यानी जो इनके पास डीएनए है वो N15 है, प्योर N15। कह रहे हैं इंक्यूबेटेड इन ए मीडिया कंटेनिंग 14N। इसको जिसमें रखा गया वो 14 यानी जो नाइट्रोजन है ये लाइट वाला है। आफ्टर 60 मिनट। अब देखिए दो बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो कितने हैं ये? 10 डीएनए टोटल, 10 डीएनए भाई, जितने उतने हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको कहाँ रखा गया? N14 में। अच्छा, ये मीडिया लाइट है। अब ध्यान रखना है, अब इसमें डायग्राम बनाने का तो टाइम तो नहीं है, बट आपको मैं सीधी बात बता रहा हूँ। 10 डीएनए है तो 10 डीएनए से कितना डीएनए बनेगा? अब 20 इकोलाई बनेंगे। 10 से 20 बनेंगे तो डीएनए भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहां अब कितने बन जाएंगे? 20 डीएनए। और आप जानते हैं ये 20 दोनों स्टैंड है ना इसके, तो ये 20 क्या हो जाएंगे? सिंगल स्टैंड ग्रुप पे काम करेंगे। इस पे एक और बनेगा, तो 20 के 20 डीएनए क्या होंगे? हाइब्रिड होंगे। और आपको मालूम है 20 मिनट में ये सारा गेम होता है रेप्लिकेशन का। 20 मिनट बाद 20 डीएनए बनेंगे और सारे के सारे हाइब्रिड होंगे। इतना क्लियर हो तो फिर आगे बात करें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला केस क्या होगा? 40 मिनट बाद। 40 मिनट बाद कितने डीएनए होंगे हमारे पास? 40 डीएनए होंगे। हाउ मच डीएनए? 40 डीएनए। यस, आंसर में हाउ मच? 40। अब 40 में क्या होंगे इसको देखिएगा, ये निकाल लीजिए पहले ही। तो 20 तो हाइब्रिड रहने ही वाले हैं, 20 हाइब्रिड। लेकिन 20 क्या होंगे इस बार? लाइट। क्यों? क्योंकि जो इसमें हाइब्रिड थे उनके जो स्टैंड अलग होंगे। आप अगर केस देखेंगे तो ये 20 लाइट हो गए। अब उसके बाद अगला जो केस आएगा वो हो जाएगा 60 मिनट। कितने मिनट पूछा है? 60 मिनट बाद। अब देखिए 60 मिनट के बाद का जो गेम बनेगा बेसिकली, उसमें 40 डीएनए के बजाय कितने बन जाएंगे? 80 डीएनए। और आप याद रखिएगा, अभी भी चूंकि मीडिया बदला नहीं, तो जितने हाइब्रिड पहले थे उतने ही हाइब्रिड बाद में हो जाएंगे। तो कितने हाइब्रिड? 20 हाइब्रिड। एक बात। और टोटल डीएनए हैं कितने? 80। तो यहां पे 60 डीएनए जो आपका है ये लाइट बनेगा। क्या बनेगा? लाइट। सवाल में क्या कह रहे हैं? विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15। यानी वो डायरेक्टली के बजाय इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने ऐसे होंगे जो प्योरली लाइट होंगे। तो 60 सेल कह लीजिए, 60 डीएनए कह लीजिए। और इसको करेंगे ऐसे ही, आपको प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। 80 मिनट पूछ लेंगे तो और कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है। आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। बिल्कुल सही बात है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में काम करेगा, करेक्ट। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था। डीएनए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्टैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, किस पे? लीडिंग। एंड ऑन अदर स्टैंड डिसकंटिन्यूअस, लैगिंग। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन हो जाएगा। दो के दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये सवाल खूब पूछा जाता है, मैचिंग का सवाल है, हर बार आता है। सवाल क्या है? मैच कराने की बात है। तो बैक्टीरियोफेज 5174, ये 5386 न्यूक्लियोटाइड। ए का क्या हो जाएगा? ए का सेकंड। अब आपका दो ऑप्शन गया। बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502, बी का 1। बी का 1 कोई है इसमें? जी हाँ, बी का 1 थर्ड ऑप्शन में। इस्चेरिचिया कोलाई 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो डी का थर्ड एंड ई का 4। डी का थर्ड, ई का 4। ये सवाल बिल्कुल याद करने वाला है, हर बार पूछते हैं। आपको प्लीज रिकॉल करके याद करके जाइएगा, जिससे कि गलत ना हो। भूलता भी बहुत है, ठीक है। हाँ, अगेंस्ट द कोडॉन 5' UAC, ये कोडॉन है आपका। 5' UAC की बात कर रहे हैं, यानी ये बात कर रहे हैं।
दैट इज 5' ये कोडॉन, यहां पे कोडॉन है UAC। अच्छा, कह रहे व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एंटीकोडॉन। हम आपसे सिंपली पूछना चाह रहे हैं, आपसे मान लीजिए हम अभी स्ट्रक्चर कैसे बनाओ, ठीक है। इधर अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये 3' आता है और ये 5' आता है, ये हमारा tRNA। बाकी कलाकारी पे नहीं जाना अभी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एंटीकोडॉन कैसा होगा, तो अगर U है, यहां पे U है तो यहां क्या आएगा, A है तो क्या आएगा U, C होना चाहिए, T होना चाहिए तो U आएगा, और C की जगह क्या आ जाएगा Z, AUZ आ गया। अब ऑप्शन क्या है, 5 to 3 AUZ, यही आप लगा देंगे, नहीं सर ये गलत है, 3 to 5 AUZ होना चाहिए। तो 3 to 5 कोई AUZ ऑप्शन में है ही नहीं है, आप क्या करेंगे, तो हम 5 to 3 देंगे, तो 5 to 3 में GUA ये ऑप्शन जाएगा। ये तरीका याद रखिएगा कैसे करते हैं, तो 4th आंसर हो जाएगा। ये सबसे अच्छा सवाल है, और जब यहां गलत कराना होता है आपसे एग्जामिनर को, तो ऐसे ही सवाल देके आपसे गलत करा देता है। बहुत प्यारा सवाल है, हमने बहुत छाट से सवाल कराए हैं, जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ A and C मेक 30% एंड 20% ऑफ DNA। ये बेसिकली चारगाफ रूल की बात हो रही है, जिसमें हम पढ़ते हैं A बराबर T, ये पढ़ चुके हैं आप, और G बराबर, मैं इक्वल लिख रहा हूं, बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, G बराबर C, ये दोनों बातें। इसी में आपने पढ़ रखा है A + G बराबर T + C, ये भी पढ़ते हैं आप। या इसी में एक चीज आप और पढ़ते हैं, याद रखिएगा, A/T बराबर 1 एंड G/C बराबर 1। ये सारे चारगाफ रूल की बात हो रही है। अब सवाल में क्या दे रहा है जी, ओके, कह रहे हैं A आपका कितना है 30%, A दिया है 30%, ठीक है। आपका C कितना दिया है, अगेन 20%, या देख लीजिएगा 20% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ T, तो T कितना हो जाएगा, अगर A 30% तो T कितना होगा, सीधी बात है, बराबर होगा, तो T अगेन 30%, इजी हो गया। और अगर C 20 है तो G कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 100 पर 1 होता है, जितना इधर दिया होता है, मान लीजिए A कितना है 30, ये कितना हो जाएगा 20, फिर 30 फिर 20, यानी बराबर होना चाहिए, यानी A/A ऐसे भी जाता है, ये भी लिखा जाता है, A + G/T + C = 1। ये भी चारगाफ रूल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आंसर बता देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं समझा सा दिया, आंसर नहीं बताया, तो सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3rd इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, RNA पॉलीमरेज 3rd का क्या रोल है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, सबका रोल पता होना चाहिए। पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5sRNA और snRNA, ये तो काम हो गया 3rd का, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, mRNA। मैं आपको बता दूं, ये बात हो रही है hnRNA की, और hnRNA को कौन बनाता है, सेकेंड। किसकी बात करेंगे, सेकेंड, ठीक है। hnRNA से जब mRNA की बात करेंगे तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड। ट्रांसक्रिप्शन ओनली snRNA, snRNA कौन बनाता है जी, चलिए छोड़िए, ये बताइए 4th वाला rRNA, और ये सारा कौन बनाएगा, दैट इज RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। तो मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा एक्स्ट्रा भिजाने के लिए, आप एडिशनल पॉइंट से बोर ना होइएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5sRNA और snRNA, ये इसका राइट आंसर होगा। और आपको मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं snRNA। तो snRNA mRNA की बात करेंगे तो सेकेंड, 28, 18, 5.8 की बात करेंगे तो फर्स्ट, और इसकी बात करेंगे तो 3rd। कंफ्यूज नहीं होने की वजह सीधे याद रखें। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू। अब ये मैं हर सवाल पे एडिशनल बोल रहा हूं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के साथ आपको सीक्वेंस एनोटेशन भी याद रखना चाहिए। एनोटेशन, ऑल जीन आर एक्सप्रेस टू प्रोटीन, नहीं, ऑल जीन आर एक्सप्रेस टू RNA, ये आंसर होना चाहिए। अगर सारे के सारे जीन जो कि RNA में एक्सप्रेस हो रहे हैं, अगर इस तरीके की बात हो रही है तो उसे हम मेथोडोलॉजी में ESTDs के नाम से जानते हैं।
लेकिन अगर ऑल जीन वेदर एक्सप्रेस और नॉन या अनएक्सप्रेस इन आरएनए, इसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। तो अगर 23 में ये पूछा गया EST क्या है, तो 26 में हो सकता है पूछ लिया जाए सीक्वेंस एनोटेशन क्या है। तो ये दोनों बातें आपको कोरिलेट करके याद रखनी है, जिससे कि आपका सवाल सही हो जाए। कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप बचा पाएँ। और वीडियो देखने का फायदा तभी है जब आप एडिशनल चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है। Which chromosomes in the human genome has the highest number of gene? ठीक, हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम 1 में होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2968। लेकिन एक सवाल और बनता है, हाईएस्ट पूछा गया तो मिनिमम बताइए, तो मिनिमम बनता है वाई में, दैट इज 231। ठीक है, आंसर सेकेंड। 25 नंबर सवाल। अभी हमने पहला सवाल ये डिस्कस किया था कि कौन सा जीन, तो पहली चीज आपको बता दूं, आई जीन जो है, आई जीन ये रिप्रेसर प्रोटीन के लिए होगा, और ये हमेशा ऑन रहता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ऑलवेज ऑन, इसे हाउसकीपिंग जीन भी कहते हैं इसीलिए। और यहाँ पे आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, यहाँ पे आई का मतलब इनिबिटर है। ये एक बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सी का 4 किसी में है सर? बहुत में है, तो अब और चेक करना पड़ेगा। ZYJ, जेड किसके लिए था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो डी का 1। अब डी का 1 सिर्फ पहला ऑप्शन है, डी का 1 सिर्फ पहला ऑप्शन है। फिर भी मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, ए का 6। अच्छा ओके, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ZYJ, तो ये आपका हो गया। और वाई किसके लिए है? तो परमीज के लिए है, याद कर लेंगे। और ए जो है वो ट्रांससिस्टाइलिस के लिए है। ठीक है, यहां से आंसर आ जाएगा डी का 1, ठीक है, सी का 4 करेक्ट, राइट, बी का 3, ठीक है, और ए का 2, ZYJ। देखिए ऐसे सवाल में जल्दबाजी मत करिएगा, फ्री का सवाल होता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट आंसर। यहाँ पे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सीधे याद करना है। ग्रिफिथ साहब ने क्या काम किया, आपको ध्यान देना है। ए, तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, तो ए का 3, ठीक है। जैकब एंड मोनेट लैकोपेरॉन, तो बी का 4। ए का 3 और बी का 4, कोई ऑप्शन है? यस है। हरगोविंद खुराना साहब ने जेनेटिक कोड पे काम किया है, तो फर्स्ट हो जाएगा ये। और मैसेसन स्टॉल, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव्ड, ये पहली बार इन्होंने किया था, तो ये सेकंड हो जाएगा, तो डी का 2। यस करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन? पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 एज वेल एज। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो जो सारी समस्या ही खराब नहीं होती रेप्लिकेशन फॉर्क की। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन, दैट इज 3 to 5, नहीं 5 to 3। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन, ठीक है ये करता है, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इस बात का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर सेकेंड। Twins are born to family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. अब देखिए, अगर ट्विंस ए बॉय और ए गर्ल हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि ये मोनोजाइगोटिक नहीं हो सकता। दे हैव 75% आइडेंटिकल। ये कितने आइडेंटिकल है इस बात की जानकारी हम ऐसे नहीं दे सकते। दे वर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो। सर ये इस बात से हम नहीं, वो कोई भी तरीका हो सकता है, इन विट्रो इन विवो कुछ भी हो सकता है। अब कहेंगे सर फिर फर्स्ट कैसे होगा? असल में फ्रेटर्नल ट्विन का मतलब होता है डाइजाइगोटिक ट्विन, और अगर बॉय और गर्ल दो अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है 2 जाइगोट बने होंगे, तो इसलिए आंसर यहां फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ गर्ल की बात होती तो कुछ सोचते, फिर हम आंसर 4th हमारा होता। 29, विच द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोट? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट की आपसे बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं सर, स्प्लाइसिंग के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, स्प्लाइसिंग के पहले ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये नहीं होगा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन, यही स्प्लाइसिंग है। यही क्या है? स्प्लाइसिंग है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' बिल्कुल 5' पे कैपिंग होती है, ये बात बिल्कुल सही है।
एडिशन ऑफ एडनीन रेजिड्यू एट द 3' इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ये बात भी अपनी सही है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, नहीं सर, आरएनए नहीं, डीएनए की बात हो रही है ना। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यहां पे ऐसी कोई बात, भाई एक बात और, सॉरी, यहां पे कह रहे 2 आरएनए नहीं है सर, एक डीएनए और एक आरएनए है, तो 2 आरएनए की बात ही नहीं हो सकती, तो इसलिए गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है, तो बी सी डी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पे भी इंफॉर्मेशन ही है, वो भी याद करेंगे। अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस, अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें चेक करेंगे। हर्से चेस, यस, ए का 4। यूक्रोमैटिन, अभी हमने कहा था जो लूजली पैक्ड हो, तो 3rd। फेडरिक ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऑप्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यस, 1st। और डेंसली पैक्ड हेट्रोक्रोमैटिन, तो ए का 4, ए का 4 है किसी में सर, इसमें है बी का 3rd, यस, सेकंड आंसर। ये कुछ सवाल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और हमारे उम्मीद से, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतर सवाल हो सकते हैं नीट के लिए। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए, और आपको कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।